ओवल ऑफिस की पीली रोशनी एक ऐलान के बाद अचानक मद्धम कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टाफ से कहा, लाइट्स डिम करो। रोशनी कम हुई तो एक स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें उभरी। एक्सक्यूज मी, सॉरी, लाइट्स कम कीजिए, लाइट्स कम कीजिए और बस इसे ऑन कर दीजिए। एक आवाज पर वीडियो तैयार था। वीडियो चलने लगा। सबूत के तौर पर कुछ कागज, कुछ दस्तावेज लाए गए। ये हाल के कुछ दिनों की रिपोर्ट्स हैं, मौत की खबरें। डेथ डेथ डेथ, बेहद दर्दनाक मौत। डेथ। समझा जा सकता है कि सब कुछ सुनियोजित था। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और उनकी टीम चुपचाप सब देखती रही। वीडियो दिखाकर ट्रंप ने दुनिया के सामने दावा किया कि ये उन श्वेत गोरे किसानों की कब्रगाह है जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में मारा गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये दफनाने की जगह है, कब्रगाह। यहीं पर हजारों गोरे किसानों की कब्रें। लेकिन ये कब्रगाह नहीं थी। रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया हाउसेस ने इसे फैक्ट चेक किया। वीडियो सितंबर 2020 का था। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में होने वाली हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। वहां जो सैकड़ों लकड़ी की सलीबें लगी थीं, वो असल कब्रें नहीं थीं। वो एक प्रदर्शन के तहत लगाई गई थीं। पर ट्रंप संतुष्ट थे। उनके मुताबिक वो सबूत दिखा रहे थे। क्या किसी ने आपको बताया कि ये जगह कहाँ है मिस्टर प्रेसिडेंट? नहीं। मैं जानना चाहूंगा वो कहाँ है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर श्वेत अफ्रीकानर्स के जनसंहार के आरोप लगाए। आज के शो में हम इसी मीटिंग की कहानी सुनाएंगे। बताएंगे कि ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा और उनकी सरकार के खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए। इन आरोपों में कितना दम है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में विवाद क्यों शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले विस्तार से बात करेंगे एक और खबर पर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में 21 मई को 2 इजरायली राजनयिकों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। पूरा घटनाक्रम बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Sensodyne K, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ मेंबर्स की 21 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक का नाम यारोन लिस्चिंस्की, दूसरी का नाम सारा मिलग्राम। यारोन एक रिसर्च असिस्टेंट थे और सारा दूतावास के लिए विजिट्स या अलग अलग मिशंस मैनेज करती थीं। दोनों जल्द ही सगाई करने वाले थे। यारोन ने सारा को प्रपोज करने के लिए कुछ दिन पहले ही रिंग खरीदी थी। 21 तारीख की रात करीबन 9 बजे दोनों एक म्यूजियम से बाहर निकले, तभी हमला हो गया। आरोपी की पहचान एलियास रॉड्रिगेज के तौर पर हुई है। वो शिकागो का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हमला करने के बाद और पुलिस की कस्टडी में भी फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। पुलिस और FBI दोनों ही हमलावर से पूछताछ कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ ने बताया कि हमलावर ने 4 लोगों के ग्रुप पर गोली चलाई थी, जिसमें इस कपल की मौत हो गई। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूथ का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों को इससे पहले कभी कोई धमकी नहीं मिली थी। ऐसे में यह हमला पूरी तरह अप्रत्याशित था। जिस म्यूजियम के पास ये वारदात हुई वो वॉशिंगटन का भीड़-भाड़ वाला इलाका है। यहाँ सरकारी इमारतें, दूतावास, कैपिटल बिल्डिंग, FBI ऑफिस, न्याय विभाग का हेडक्वार्टर और कई बड़े म्यूजियम्स हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस हमले के बाद फ्रांस और ब्रिटेन समेत दूसरे देशों में मौजूद इजरायली दूतावास
और यहूदी स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी घटना पर दुख और नाराजगी जताते हुए अलग अलग देशों में इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार का भी बयान आया है, सुनिए क्या कहा। This is what happens when leaders in the world surrender to the Palestinian terrorist propaganda. दुनिया के नेता जब फलस्तीनियों के आतंक के सामने घुटने टेक दें तो नतीजा यही होगा। उनके बयान इजराइल को दोषी ठहराते हैं, जबकि दोष तो हमास का है। 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत हमास ने की, वही जिम्मेदार है इस तबाही के लिए। इजराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के दर्द का जिम्मेदार हमास ही है। ये सब उसी जहरीले माहौल का नतीजा है जो 7 अक्टूबर की हत्या के बाद से इजराइल और यहूदियों के खिलाफ भड़काया गया दुनिया भर में। Anti-Semitic incitement against Israel. घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ये भयानक हत्या साफ तौर पर यहूदी विरोधी भावना पर आधारित है। नफरत और कट्टरपंथ के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना। इस हमले के बाद दुनिया भर से लगातार कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासकर डिप्लोमेटिक लॉबी से। डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत ने भी इस हमले की निंदा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम इजरायली राजनयिकों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब ट्रंप और सिरिल रामफोसा की मीटिंग पर आते हैं। इस मीटिंग में खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र का रक्षक बताने वाले देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भरी दुनिया के सामने एक रिपोर्टर को गाली दी। उन मीडिया संगठनों को बुरा भला कहा जिनके आर्टिकल्स उनके आरोपों के लिए सबूत के तौर पर पेश नहीं किए जा सकते थे। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक न्यूज रिपोर्टर के लिए जर्क शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका शाब्दिक अर्थ तो मूर्ख होता है, लेकिन निहायत अनियंत्रित लहजा और अवज्ञा से ओतप्रोत भाव भंगिमा के साथ इस शब्द का उच्चारण हो तो इसके माने मूर्ख से कहीं आगे चले जाते हैं। अगर न्यूज चैनल एनबीसी जैसे झूठे ना होते, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज है, सबसे घटिया, एबीसी, सीबीएस, सब बेकार, अगर हमारे पास असली रिपोर्टर्स होते तो ये मुद्दा कवर किया जाता। लेकिन इस देश की फेक न्यूज मीडिया इस पर बात नहीं करती। इसी मीटिंग में ट्रंप के बरक्स सिरिल रामफोसा साझेदारी की बात कर रहे हैं। वो ट्रंप के सामने मान रहे हैं कि आप हमसे कई गुना बड़ी इकोनॉमी हैं। बात सुलझने की जगह उलझ न जाए, इसलिए वो ट्रंप की मनपसंद इमेज का नक्शा उनके सामने खींच रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि वो उनकी शांति वार्ताओं की इज्जत करते हैं, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में उनकी कोशिशों की सराहना करते हैं। रामफोसा उनके सामने डील भी पिच करते हैं। उसके पीछे मंशा है संधि की, सहयोग की, लेकिन ट्रंप इस संधि की जमीन पर भी अपना गुमान बोते हैं। रामफोसा उन्हें कहते हैं कि हमारे पास वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो आपको अपने देश के लिए चाहिए। उन्हें बताते हैं कि उनके कहने पर उन्होंने गोल्फ की प्रैक्टिस शुरू की। उनके लिए 14 किलोग्राम की एक किताब तोहफे में लाए हैं जो उनके देश के गोल्फ कोर्सेज की तस्वीरें इकट्ठी किए हुए हैं। कोरोना काल में मदद के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपके लिए एक शानदार गोल्फ बुक लाया हूँ, 14 किलो वजन की है। इसमें हमारे देश के गोल्फ कोर्सेज दिखाए गए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने प्रतिनिधियों को हमारे साथ व्यापार स्तर की बातचीत शुरू करने की अनुमति दी। दरअसल हम यहाँ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के रिश्तों को एक नई शुरुआत देने आए हैं। हम लंबे समय से साझेदार रहे हैं, कई मायनों में। ये सब कुछ देर चलता रहा। फिर एक रिपोर्टर ने एक सवाल किया, पूछा कि ट्रंप को कैसे यकीन दिलाया जाए कि दक्षिण अफ्रीका में गोरों का संहार नहीं हो रहा। रामफोसा ने कहा कि ट्रंप नहीं, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। संयम बरतते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको दक्षिण अफ्रीकियों की आवाज़ सुननी चाहिए। लेकिन ट्रंप इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने टीवी ऑन कराया। वीडियो में नारे चलने लगे, शूट दी बोअर। ये एक पुराना प्रतिरोधी गीत है जिसे ट्रंप ने किसान वध का नारा बताकर पेश किया। रामफोसा बोले, हमें अपने देश में अपराध की समस्या है, लेकिन जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें ज़्यादातर अश्वेत हैं। पर ट्रंप सुनने को तैयार नहीं थे। रामफोसा ने इन आरोपों से दूरी बनाई, जवाब दिया, लेकिन तू मैं से बचे रहे। बात बढ़ी तो उन्होंने हल्का कटाक्ष किया, माफ़ कीजिए, मेरे पास आपके लिए कोई प्लेन नहीं है। इशारा था उस लग्जरी बोइंग 747 की तरफ जो कतर सरकार ने ट्रंप को उपहार में दी है। इस कटाक्ष को आप रामफोसा की मुंजबानी सुनिए। हमारा बोइंग विमान थोड़ा लेट है,
तो क्यों ना हम यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए तोहफा कबूल करें। और देखिए, हजारों लोगों की मौत के बाद भी ये बेवकूफ ऐसे मुद्दे उठाते हैं। माफ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कोई प्लेन नहीं है। काश आप हमें प्लेन देते। अगर आपके देश ने हमारे एयरफोर्स के लिए प्लेन ऑफर किया होता तो मैं ले लेता। इस मीटिंग में एक रिपोर्टर ने ट्रंप से उनके मशहूर तोहफे के बारे में पूछा। कतर से मिले उस प्लेन का जिक्र होते ही ट्रंप उस रिपोर्टर को बुरा भला कहना शुरू करते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, कहते हैं गेट आउट, यानी तुम यहां से दफा हो जाओ। ओवल ऑफिस में बैठे राष्ट्रपति की जुबान में भरा अभिमान देखिए, लोकतंत्र के नाम पर चुने गए राष्ट्रपति का शऊर देखिए। तुम बहुत घटिया रिपोर्टर हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं जो एक रिपोर्टर में होनी चाहिए। तुम इतने समझदार नहीं हो। यह मुद्दा एक जेट का है जो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को दिया गया, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है, और साथ ही साथ उन्होंने $5.1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट भी दी। इन सब के बाद एक रिपोर्टर ट्रंप से सवाल पूछता है कि आप अफ्रीका से श्वेत अफ्रीकानर्स यानी व्हाइट अफ्रीकन्स का स्वागत कर रहे हैं, और ठीक उसी वक्त आप अफगानों को, वेनेजुएलियंस को, हेतियंस से उनका प्रोटेक्टेड स्टेटस छीन रहे हैं, उन्हें उनके देश वापस भेजने की बात कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? ट्रंप सवाल का जवाब तो क्या देते? जवाब में वो रिपोर्टर के संगठन एनबीसी को बुरा भला कहते हैं, फेक न्यूज का तमगा लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको जेनोसाइड के इस आरोप की पूरी कहानी बताते हैं। इसके लिए आपको दक्षिण अफ्रीका की कहानी जाननी होगी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह देश अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी मुहाने पर बसा है। इसके पूरब, पश्चिम और दक्षिण में समंदर है। जमीनी सीमा 6 देशों से लगती है: नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, स्वातिनी, मोजाम्बिक और लेसोथो। लेसोथो साउथ अफ्रीका की सीमा के अंदर बसा है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है, यहाँ संसद है, और ब्लॉमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है। 15वीं सदी में यूरोप से समुद्री अभियानों का दौर शुरू हुआ, नई जमीन की तलाश में। ऐसे ही एक समुद्री अभियान की कमान पुर्तगाली जहाजी बतालेमेओ डियाज के हाथ में थी। वो भारत पहुंचने के लिए रास्ता खोजने निकले, लेकिन भयानक तूफान के चलते एक टापू पर रुकना पड़ा। ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर था। जिस जगह पर डियाज और उनके साथी रुके थे वो आज केप टाउन के नाम से जाना जाता है। कालांतर में ये जगह बेस कैंप बन गई। भारत आने के रास्ते में वास्को डी गामा केप टाउन में ही ठहरा था। 1497 में लंबे समय तक इस इलाके में शांति बरकरार रही। डच और अंग्रेजों के बीच सत्ता की अदला बदली चल रही थी। वो सीमित इलाकों पर शासन चला रहे थे। ये ठहराव 1867 में भंग हो गया। किम्बर्ली प्रांत में हीरे की पहली खदान मिली। अंग्रेजों की नजर टेढ़ी हो गई। कुछ बरस बाद यहाँ सोना भी मिलने लगा। इसके बाद ब्रिटेन ने अपनी सेना उतार दी। वे नए इलाकों पर कब्जा जमाने लगे, संसाधनों को लूटने लगे। 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना हुई। इसमें डच भाषी बोयर रिपब्लिक और अंग्रेजों के कब्जे वाले इलाके एक हो गए। दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनियन स्टेट बन गया। ब्रिटेन की गद्दी पर बैठा शासक ही देश का मुखिया होता था। 1934 में दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिल गई। आज़ादी ब्रिटिश शासन से मिली थी, लेकिन मानसिकता से नहीं। वो सोच जिस पर टका था कि गोरी चमड़ी वाले लोग शासक होंगे और बाकी लोग सेवक। 1948 में नेशनल पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका को देश की कमान मिली। ये पार्टी व्हाइट सुप्रीमेसी की अगुआ थी। अश्वेतों के खिलाफ नफरत उनके जीन में थी। सरकार बनते ही रंगभेद की नीति लागू की। अश्वेतों के साथ भेदभाव बढ़ गया। अश्वेत चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, कॉलोनी, समझिए कि आम दिनचर्या की हर जरूरी इकाई को रंग के आधार पर बांट दिया गया था। गोरे लोगों के मोहल्ले में घुसने के लिए भी पास लेना पड़ता था। अधिकतर अच्छी नौकरी गोरी चमड़ी वालों के लिए रिजर्व्ड थी। अश्वेतों के हिस्से में सफाई और शारीरिक श्रम वाले काम थे। उनसे जमीन खरीदने का हक भी छीन लिया गया था। ये घटिया नीति तो कागजों पर थी, हकीकत उससे कहीं ज्यादा बदतर थी। सरकार अश्वेतों को इंसान मानती ही नहीं थी। उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की सुनवाई नहीं थी। लोगों के भीतर ये गुस्सा जमा होता गया। 1970 के दशक में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इसको लीड कर रही थी। पार्टी के नेता नेल्सन मंडेला जेल में थे, लेकिन उनकी पार्टी सड़कों पर थी। धीरे धीरे इन प्रदर्शनों का दायरा बढ़ने लगा। 1978 में पीटर विलियम बोथा देश के प्रधानमंत्री बने। अश्वेतों के धुर विरोधी थे। उन्होंने अपने पर्सनल डॉक्टर वॉटर बसान को यूरोप भेजा। वो ऐसा हथियार चाहते थे जिससे गुपचुप तरीके से अश्वेतों को खत्म कर दिया जाए। ये प्रोजेक्ट कोस्ट था। बसान ब्लैक वेपन के इजाद में जुट गए। ये हथियार
सिर्फ अश्वेत लोगों पर इस्तेमाल किया जाना था। प्रोजेक्ट कोस्ट के तहत सुसाइड पिल्स, जहरीली गैसों और अश्वेत महिलाओं को बांझ बनाने वाली दवाएं बनाई गई। सेना ने इनका इस्तेमाल भी किया। रंग भेद युग खत्म होते होते सेना से लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1994 में सरकार बदल गई, तब जाकर प्रोजेक्ट कोस्ट का भेद खुला। डॉक्टर बसान पर जांच बैठी, मीडिया में उन्हें डॉक्टर डेथ कहा गया, मगर कभी सजा नहीं मिल सकी। खैर 1980 के दशक में साउथ अफ्रीका सरकार पर दबाव पड़ा, रंगभेद खत्म करने की मांग उठी। 1990 में मंडेला को रिहा किया गया, रंगभेदी नीतियों को बदला गया। 1994 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, पहली बार हर नस्ल के योग्य वोटर्स को मौका दिया गया। मंडेला चुनाव जीत गए, 1999 तक पद पर बने रहे। अन्याय युग से मुक्ति का भरोसा दिलाने के लिए जरूरी था कि हर नागरिक को शासन में शामिल किया जाए। इसका माध्यम बनाया गया भाषाओं को। 35 में से 11 प्रमुख भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला। इन्हीं भाषाओं के आधार पर साउथ अफ्रीका के 10 नाम और हैं। अब वर्तमान में आते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में जनवरी 2025 में सिरिल रामाफोसा एक कानून लेकर आए थे। ये नया कानून सरकार को किसी भी निजी जमीन को अधिग्रहित करने की इजाजत देता है, चाहे मालिक गोरा हो या काला। कानून कहता है कि अधिग्रहण उचित मुआवजे के साथ होगा, लेकिन कुछ मामलों में बिना मुआवजे के अधिग्रहण की इजाजत भी देता है। ये कानून 1975 के पुराने अधिनियम की जगह लाया गया है, जो रंगभेद शासन के दौर में बना था। पुराने कानून में मुआवजे की प्रक्रिया साफ नहीं थी, उसकी भाषा भी स्पष्ट नहीं थी। अलबत्ता कुछ अफ्रीकानेर समूहों ने इसे सीधे सीधे जमीन की लूट बताया है। उनका कहना है कि इससे उनकी जमीन जबरन छीनी जा सकती है और इससे प्रॉपर्टी के दाम गिर सकते हैं। गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे श्वेत और अफ्रीकानेर हितों का प्रतिनिधि माना जाता है, इस कानून के विरोध में सबसे मुखर है। ये लोग उपनिवेशवादियों की संतानें हैं। पूरी आबादी का महज 7% हिस्सा होने के बावजूद 70% जमीन गोरे दक्षिण अफ्रीकियों के पास है। दूसरी ओर आधे से ज्यादा काले दक्षिण अफ्रीकी गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं। रामाफोसा सरकार कहती है कि नया कानून इसी असमानता को दूर करने के लिए है। जमीन को महिलाओं, विकलांगों और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के बीच बांटना अब जरूरी है। 15 मई 2025 तक इस कानून के तहत किसी भी जमीन को सरकार ने जबरन अधिग्रहित नहीं किया है, मगर ट्रंप का नजरिया बिल्कुल अलग है। शुरू से ही ट्रंप उसके खिलाफ तल्ख प्रतिक्रिया दे रहे थे। ट्रंप ने इसे गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न करार दिया। उन्होंने इस कानून को मानवाधिकार उल्लंघन और अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ बताया। 7 फरवरी को उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। इसके तहत दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी गई। इस पूरी बहस में एलन मस्क भी आए। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क ने रामाफोसा सरकार पर लगातार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार गोरों के खिलाफ चल रहे नरसंहार को रोकने में नाकाम रही है। उनका कहना है कि स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा भी इसलिए शुरू नहीं हो सकी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कानून है कि बड़ी कंपनियों को वंचित समुदायों के साथ साझेदारी करनी होगी। हमने जानकारों से पूछा कि बगैर पुख्ता सबूत के ट्रंप और उनकी टीम ऐसा क्यों कर रही है, इस पूरे घटनाक्रम का मकसद क्या था, ऐसे स्क्रिप्ट क्यों तैयार की गई। एक हुआ ये था, कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका के इलेक्शन के टाइम पे मालेमा करके इट्स एन ऑपोजिशन पार्टी, एक छोटा सा 4th लार्जेस्ट पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने एक उनकी स्पीच में जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजन उन्होंने बोला था कि किल द, बोला भी नहीं था, किल द बोर्स करके एक गाना होता है, वो गाना उसने गाया था। समटाइम्स वो गाने का लिटरल मीनिंग भी नहीं लेना चाहिए, बट समहाउ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इंटरप्रेट इसको ऐसे किया कि सिरिल रामाफोसा की गवर्नमेंट व्हाइट फार्मर्स के खिलाफ है, और उन्होंने पहले तो व्हाइट फार्मर्स को सारे बुला लिया कि आप इधर आ जाओ, फिर उन्होंने मना किया, फिर लास्ट में करीब 50 या 60 ऐसे कितने जो फार्मर्स व्हाइट फार्मर्स है वो फाइनली अमेरिका गए पहुंचे, और उनको तो एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का क्या रीजन है? क्या वो एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि एलन मस्क जो है, एलन मस्क के टेस्ला के लिए उसको चाहिए लिथियम, एंड साउथ अफ्रीका लिथियम, नॉट ओनली लिथियम, जिम्बाब्वे में लिथियम ज्यादा है। साउथ अफ्रीका इज अ वेरी मिनरल रिच कंट्री, तो शायद एलन मस्क को वो मिनरल्स चाहिए और दे वांट साउथ अफ्रीका टू, मतलब साउथ अफ्रीका को वो नीचा करना चाह रहे हैं ताकि उनको नेगोशिएशन में बेटर डील मिले। यही चीज उन्होंने कोंगो में भी किया है। कोंगो में इन्होंने इतना टैरिफ का डर दिखाया, कोंगो ने बोला हाँ ठीक है, हम आपको रिसोर्स दे देंगे और बस
बहुत ही अच्छे डील में उनको कॉन्गो में मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो मुझे लगता है इनका जो लॉजिक है वही है कि उनको बेटर डील मिले टू बाय मिनरल। इसके अलावा मुझे और कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को 3 महीने भी नहीं बीते और यह साफ हो चुका है कि जो भी विदेशी मेहमान उनके ओवल ऑफिस में घुसता है उसे 2 चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। एक, कैमरे की मौजूदगी में सार्वजनिक बेइज्जती, और दूसरा, एक ऐसा माहौल जिसमें आपको सफाई का मौका उस हद तक नहीं मिलेगा जितने आप पर आरोप लगाए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ फरवरी 2025 में भी ऐसा ही हुआ था। मुलाकात एक बहस में तब्दील हुई। उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी उसमें शामिल हो गए और ज़ेलेंस्की पर 3rd वर्ल्ड वॉर से खेलने का आरोप लगाया। रामफोसा को भले ही वैसी तीव्रता का सामना ना करना पड़ा हो, लेकिन इस बार ट्रंप को पूरी सफलता नहीं मिली। रामफोसा ने भी एक चाल चली थी, अपने साथ 2 श्वेत गोल्फर ले आए, एर्नी एल्स और रेटिफ गुसेन, साथ में एक अफ्रीकानर अरबपति भी। ट्रंप के कथावाचन के बरक्स रामफोसा ने इन गोरे चेहरों की मौजूदगी को एक नैतिक ढाल बनाया। रामफोसा ने कहा, अगर अफ्रीकानर किसानों का संहार हो रहा होता तो ये तीनों लोग यहाँ ना होते। लेकिन ट्रंप को अपने सबूतों पर ज्यादा भरोसा था। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी जापान से। यहाँ के कृषि मंत्री ताको एटो चावल पर बयान देकर ऐसा फंस गए कि उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। हुआ ये कि वो एक इवेंट में चावल के डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाने के लिए भाषण दे रहे थे। तभी ये कह दिया कि मैंने खुद कभी चावल नहीं खरीदे हैं, सच कहूं तो मेरे समर्थक मुझे काफी चावल देते हैं। जापान में चावल की खपत इन दिनों कम हुई है। चावल की वहां भारी किल्लत चल रही है। दाम लगातार आसमान चढ़ रहे हैं। 19 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक सुपरमार्केट में चावल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। 5 किलो के बैग की कीमत 4,268 येन, करीबन 2559 रुपए हो गई है। एक तरफ देश में चावल की ऐसी किल्लत, दूसरी तरफ कृषि मंत्री का असंवेदनशील बयान। लोगों का गुस्सा बढ़ा तो एटो ने माफी मांगी, कहा मैं जरूरत से ज्यादा बोल गया। इस बयान के बाद विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लाने की मांग करने लगा, लेकिन इससे पहले ताको एटो ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से ही अल्पमत में है। अब बढ़ती महंगाई, कृषि मंत्री के विवाद और फिर इस्तीफे ने सरकार को और भी बैकफुट पर ला दिया है। जापान में चावल की कमी की कई वजहें बताई जा रही हैं। पहला, 2023 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से चावल की फसल खराब हो गई थी। दूसरा, पर्यटक बढ़ने की वजह से चावल की खपत भी बढ़ गई। तीसरा, तूफान और भूकंप की चेतावनियों से डरकर लोग ज्यादा खरीदारी करने लगे, जिससे आपूर्ति पर असर पड़ा है। जापान में चावल यूं भी एक बार सत्ता गिरने की वजह बन चुका है। बात 1918 की है, जब चावल की कमी से हिंसा भड़क गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि तत्कालीन पीएम तेराउहिची मासाताके को पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल ताको एटो के इस्तीफे के बाद पूर्व पर्यावरण मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को कृषि मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। अगली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। आज के दिन वहां के एक घर में 63 साल के बुजुर्ग की एक लाश मिली। एक 30 वर्षीय युवक का शव बाढ़ के पानी में पाया गया। एक 60 वर्षीय महिला की कार में मौत हो गई, जो पुलिस की चेतावनी के बावजूद बाढ़ से गुजरने की कोशिश कर रही थी। अब तक इन्हीं 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहां की मेनिंग नदी ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुछ इलाकों में 2 दिन में 4 महीने की बारिश हो चुकी है। 590 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुके हैं। 100 से ज्यादा स्कूल बंद हैं और हजारों घरों की बिजली चली गई है। 140 जगहों पर बाढ़ की चेतावनी है और 50,000 से ज्यादा लोग या तो फंसे हैं या उन्हें निकालने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा आज के ललन टॉप शो में जानेंगे कि कोर्ट में 3 दिन की मैराथन बहस के बाद वक्फ संशोधन कानून की क्या तस्वीर खींचती नजर आ रही है। ये भी कि पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद वहां के हालात कैसे हैं। फिलहाल दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।